of the index number. So what are the different limitations? So in the words of the Colburn, in the changing world, it is difficult to escape from the theoretical defects, and in future, as far as we can see, it will not possible from theoretical point of view to make use of the best method of the constructing the index number. ठीक है, चेंजिंग वर्ड हम देख रहे हैं कि हम ये जानते हैं कि हम कोई भी सॉल्यूशन किसी भी थ्योरेटिकल पार्ट पे ले नहीं सकते हैं कि कोई भी थ्योरेटिकल, क्योंकि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में क्या आ जाता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है. देखिए क्या कह रहा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्केप फ्रॉम द थियोरेटिकल डिफेक्ट्स. इसमें ये कह रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि जो भी थियोरेटिकल डिफेक्ट्स है उससे हम स्केप कर पाएँ, हम उससे बच पाएँ. And in future, as far as we can see, it will not possible from the theoretical point of view to make use of the best method of the constructing the index number. कि theoretical method के थ्रू हम जो भी index number को construct कर रहे हैं तो उसमें हम best method को ले नहीं सकते हैं. तो इसलिए क्या है, जो भी index number है उसके certain limitations भी हो जाते हैं जिनको हमें देखना पड़ता है कि what are the different limitations of the index number. First limitation is limited coverage. So index number are usually based on the sample items. So it is not practically possible to include all the commodities into the construction of index number. If the selected items are not able to represent the entire universe, then the index number will not be true. ये कह रहा है कि लिमिटेड कवरेज मीन्स कि जो इसका एरिया है, एरिया ऑफ द इंडेक्स नंबर इज़ वेरी कन्फाइंड. उसका लिमिटेड एरिया है, वो बहुत ज़्यादा एरिया को कवर नहीं करता है. तो इंडेक्स नंबर आर यूजुअली बेस्ड ऑन द सैम्पल आइटम. इन दिस इंडेक्स नंबर वी आर नॉट गोइंग थ्रू द यूनिवर्स. हम यूनिवर्स की थ्रू नहीं जा रहे हैं, सेंसस मेथड के थ्रू नहीं जा रहे हैं कि each and every items of the universe will be the selected. हम उसकी ओर नहीं जा रहे हैं. हम इंडेक्स नंबर में क्या करते हैं, हम इंडेक्स नंबर में आपका सैम्पल आइटम्स को लेते हैं, मतलब यूनिवर्स के कुछ पार्ट को ले लेते हैं. सो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू इंक्लूड ऑल द कमोडिटीज़ इनटू द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर. हम थ्योरेटिकल बात कर सकते हैं कि हम लोग क्या है सारे आइटम्स को ले सकते हैं. उससे क्या होगा कि एक्यूरेसी होगी. एक्यूरेसी होने का मतलब है कि आपका रिजल्ट क्या है, एक्यूरेट होगा, रिलायबल होगा, ऑथेंटिक होगा. बट व्हेन वी गो थ्रू दी प्रैक्टिकली, जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है टू इंक्लूड ऑल द कमोडिटीज़ इनटू द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर. ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम सारे ही आइटम्स को जो भी हैं, जो भी सारे प्राइस है कमोडिटीज़ की, हम सारे को include करें. If the selected items are not able to represent the entire universe, then index number will not be true. अगर पूरा entire item, if the selected item are not able to represent the entire universe, अगर जो भी हम लोग selected items लिए हैं, मतलब samples लिए हैं, वो sample इतना capable नहीं है कि वो entire universe को represent करे. मतलब अगर 40 प्राइस दी हुई है 40 ईयर्स की या 10 ईयर्स की, अब उन 10 ईयर्स में हम लोग ने 3 ईयर्स को ले लिया. अब ये 3 ईयर्स अगर इतना ज़्यादा ये एग्जैक्ट नहीं है, ये इतना कैपेबल नहीं है कि ये पूरे 10 ईयर्स के प्राइस को रिप्रेजेंट कर दे, देन इंडेक्स नंबर विल नॉट बी ट्रू. इंडेक्स नंबर क्या है, वो ट्रू नहीं होगा. नेक्स्ट कह रहा है आपका क्वालिटेटिव चेंजेस आर इग्नोर्ड. जो भी क्वालिटेटिव चेंजेस हो रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो इग्नोर हो रहा है. सो इफ increase in the price of the commodity is due to improvement in the quality of the product, it is not taken into account. Such an improvement in the quality is not affected in the index numbers. Okay, इसका मतलब क्या कह रहा है ये कि जो भी क्वालिटेटिव चेंजेस हैं, जो भी क्वालिटेटिव चेंजेस आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, इग्नोर हो रहे हैं. So if the increase in the price of the commodity is due to improvement in the quality of the product, कि जो भी देयर इज़, अगर प्राइस में क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी में इंक्रीज हो रहा है, क्यों, इज़ ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. क्यों, बिकॉज दी ओनली बिकॉज ऑफ दी कि जो भी क्वालिटी है, जो भी प्रोडक्ट हम लोग ने लिया है
वो किसकी, ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से आ रहा है, इट इज़ नॉट टेकन इनटू, इसको हम लोग अकाउंट में नहीं लेंगे, इसको हम लोग बेसिकली अपनी स्टडी में नहीं लेंगे। सच एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड इन द इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये सारे इम्प्रूवमेंट जो भी क्वालिटी में हो रहे हैं, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड इन द इंडेक्स नंबर, ये सारे इंडेक्स नंबर में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट कह रहा है आपका इग्नोर्स चेंजेस इन द कंजप्शन पैटर्न, मतलब जो भी कंजप्शन पैटर्न है उसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे लोगों का बेसिकली कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर एक हम लोग बोलते हैं कि उनका कंज्यूमर कभी भी एक किसी भी चीज़ पे फिक्स्ड नहीं हो सकते हैं। मतलब अगर उनको कोई भी अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है एज वेल एज उनका प्राइस के साथ होता है, तो वो क्या होते हैं, कंज्यूमर शिफ्ट होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर एक ही चीज़ पे फिक्स्ड हो गया। मतलब अगर वो हेड एंड शोल्डर यूज़ कर रहे हैं तो वो एवरी टाइम ईयर बाय ईयर वो क्या है, बस हेड एंड शोल्डर, अगर वो इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट शैम्पू दे कैन रिप्लेस इट, उसको वो रिप्लेस कर सकते हैं विद द अनदर शैम्पू। तो यही क्या कर रहा है कि जो कंजप्शन पैटर्न है, तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको ये इग्नोर कर देता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हैबिट टेस्ट एंड प्रेफरेंस ट्रेंड्स अंडरगो चेंज। ठीक है, ये मैंने बताया कि पैसेज ऑफ टाइम के चेंज होने के साथ ही साथ जो लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, जो लोग प्रेफर कर रहे हैं, और जो भी ट्रेंड्स हैं, लोगों का ट्रेंड है, मतलब फैशन है, फैशन का क्या है, मतलब फैशन चेंज होता है तो लोगों का टेस्ट भी चेंज होता आता है, लोगों की हैबिट भी चेंज होती है। पहले लोग कुछ और कंज्यूम करना चाहते हैं बट बाद में वो कंजप्शन उनका चेंज हो जाता है। सो इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्टेड इन द प्रीवियस ईयर विल बी ऑफ लिमिटेड यूज़ इन सच अ केस। ठीक है, तो इन दैट केस जो इंडेक्स नंबर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इन द प्रीवियस ईयर्स, जो प्रीवियस ईयर्स में विल बी ऑफ लिमिटेड यूज़ इन सच अ केस, उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर के कंटेक्स्ट में अगर हम पढ़ने लगेंगे तो वो उसका लिमिटेड यूज़ हो जाएगा, अब उसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाएगा। सो इन ऑर्डर टू यूज़ इंडेक्स नंबर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड कंजप्शन पैटर्न should be modified, which is almost impossible। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू यूज़ इंडेक्स नंबर, अगर हमें क्या है, इंडेक्स नंबर क्या करना है, यूज़ करना है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड कंजप्शन पैटर्न, मतलब जो भी लोगों के टेस्ट प्रेफरेंस हैबिट्स पैटर्न चेंज हुए हैं उसके पहले पे ही जो ओल्ड कंजप्शन पैटर्न था, जब लोगों का टेस्ट और ये सब चेंजेस नहीं हुआ था, सो शुड बी मॉडिफाइड विच इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। फिर उस कंडीशन पे क्या हो जाता है कि अगर ये मॉडिफाइड होना चाहिए, उसकी वजह से क्या है कि इंडेक्स नंबर में स्टडी करना क्या हो जाता है, पॉसिबल नहीं होता है। सो देयरफॉर इंडेक्स नंबर सो कंस्ट्रक्टेड विल नॉट बी एबल टू प्रेजेंट अ ट्रू पिक्चर। सो इंडेक्स नंबर क्या करता है, जो भी कंस्ट्रक्ट किया जाता है, सो इट विल नॉट एबल टू प्रेजेंट दी क्लियर पिक्चर, जो भी ट्रू पिक्चर और क्लियर पिक्चर, जो भी एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्टली जो भी इंडेक्स नंबर होना चाहिए, बट लोगों का जो भी कंस्ट्रक्ट, जैसे अभी क्या है, हम लोग बोलते हैं ना कि कंजप्शन पैटर्न किसी का फिक्स्ड नहीं होता, वो इट चेंजेस डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ। तो अभी क्या है, इंडेक्स नंबर में जो भी सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो इन चेंजेस की ये स्टडी नहीं करता है, एज वेल एज अगर हम इंडेक्स नंबर प्रिपेयर कर देते हैं तो इसके थ्रू क्या होगा कि ये ट्रू पिक्चर शो नहीं करेगा, एग्जैक्ट पिक्चर शो नहीं करेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी क्या कह रहा है, इंडेक्स नंबर आर जनरली कंस्ट्रक्टेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, जो भी इंडेक्स नंबर है वो क्यों कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, मतलब कोई स्पेसिफाइड पर्पस है, उसी के लिए इंडेक्स नंबर को प्रिपेयर किया जाता है। इफ़ वी वांट टू यूज़ दीज सम अदर पर्पस, अगर हम क्या करते हैं,
इफ़ वी वांट टू यूज़ दीज फॉर दी सम अदर पर्पस, हम कुछ अदर पर्पस के लिए भी इसको यूज़ करना चाहते हैं, द रिजल्ट मे नॉट बी ट्रू, जो रिजल्ट होगा वो ट्रू नहीं होगा. सो देयर आर नो ऑल पर्पस इंडेक्स नंबर. तो कोई ऐसा इंडेक्स नंबर नहीं है कि जो वो ऑल पर्पस हो. मतलब इंडेक्स नंबर भी कुछ स्पेसिफाइड केस में ही होता है, हर एक केस में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते. तो इसमें क्या है, लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है. नेक्स्ट है आपका मिसलीडिंग रिजल्ट. सो इंडेक्स नंबर मे नॉट बी परफेक्ट इफ रॉन्ग बेस ईयर हैज बीन टेकन, wrong formula has been taken, wrong weightage has been taken, wrong sample of item has been taken. So in the above cases the result would be misleading. ठीक है, मिसलीडिंग रिजल्ट भी आ सकता है. इंडेक्स नंबर परफेक्ट नहीं होता है किस कंडीशन पे, जब जो भी हम लोग बेस ईयर ले रहे हैं वो क्या हो गया आपका, रॉन्ग ले लिए. मतलब हमें बेस ईयर ऐसा लेना है जो दैट विल बी द फ्री फ्रॉम ऑल द फ्लक्चुएशन, बट हमने बेस ईयर ऐसा ले लिया कि उसमें फ्लक्चुएशन था, तो वो सही नहीं होगा. रिजल्ट क्या हो सकता है, इट मे बी रॉन्ग फार्मूला हैज़ बीन टेकन. हमें क्या था कि डिफरेंट मेथड्स होते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव हो गया, आपका वेटेड हो गया, तो हम लोग ने क्या किया, गलत फार्मूला यूज़ कर लिया. रॉन्ग फार्मूला लेने से भी आंसर रॉन्ग हो जाएगा. रॉन्ग वेटेज हैज़ बीन गिवन, जो भी वेटेज दिया जा रहा है वो वेटेज भी क्या है, वेटेज देना मीन्स ऑल दी आइटम्स हैव दी इक्वली इम्पॉर्टेंट, वो सारे इक्वली इम्पॉर्टेंट है. अगर ये नहीं करते हैं तो वो भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा. रॉन्ग सैम्पल ऑफ आइटम हैज़ बीन टेकन, जो भी सैम्पल हम ले रहे हैं, जो भी आइटम है, जो सैम्पल ले रहे हैं, वो अगर रॉन्ग हो गया तो आंसर भी क्या होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट कह रहा है आपका बेस्ड ऑन द एवरेजेस. सो इंडेक्स नंबर आर जनरली बेस्ड ऑन द एवरेजेस ऑफ द प्राइसेस, आइटम्स एक्सेट्रा. जो भी इंडेक्स नंबर है वो बेसिकली किस पे बेस्ड होता है, इट इज़ जनरली बेस्ड ऑन द एवरेजेस ऑफ प्राइसेस, आइटम्स एक्सेट्रा. इंडेक्स नंबर इज बेसिकली क्या है, किस पे बेस्ड होता है, आपका एवरेज ऑफ प्राइस पे. सो दे रिप्रेजेंट एस्टीमेट ऑफ द रिलेटिव चेंज ओनली. तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जो भी एस्टीमेट रिलेटिव चेंज हुआ है, एब्सोल्यूट चेंज की बात नहीं, रिलेटिव चेंजेस जो हुआ है वो उसी को ही करता है. बिकॉज ऑफ द बेस्ड ऑन द एवरेज दे आर इंडिकेटर्स ऑफ द सम चेंज. बिकॉज ये किस पे बेस्ड होता है, ये एवरेजेस पे बेस्ड होता है. मतलब आपका जियोमेट्रिक मीन और द अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड पे नहीं. सो दे ऑल आर द इंडिकेटर्स ऑफ द सम चेंज, कुछ चेंज के ये इंडिकेटर्स हैं. Therefore, the index number can be generalized only and cannot apply to individual unit. तो ये जो है इंडेक्स नंबर कैन बी जनरलाइज्ड हो सकता है और ये इंडिविजुअल यूनिट पे कभी भी अप्लाई नहीं हो सकता है. ठीक है. इसके बाद ये क्या कह रहा है, लेट अस रिकैप्चुलेट में क्या कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, कि ये सारे जो स्टेटमेंट हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स है. सो एनी ईयर कैन बी टेकन एज अ बेस ईयर टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर. बताइए यस होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा. कोई भी ईयर को हम बेस ईयर ले सकते हैं इंडेक्स नंबर के, नहीं ले सकते. क्यों, क्योंकि हम वैसे ईयर को लेंगे जिसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं आया हो. फ्लक्चुएशन मीन्स कि कोई भी कंटिजेंसी नहीं आई हो, लाइक फ्लड ना आया हो, ड्रॉट ना हो, कोई फेमाइंस ना हो, एज वेल एज आपका कोई भी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन ना हो, इन्फ्लेशन, डिप्रेशन. तो हम हर ईयर को इंडेक्स नंबर नहीं ले सकते. नेक्स्ट कह रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट दी एवरेज चेंज इन द कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर ऑफ द स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स. हाँ, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ही रिप्रेजेंट करता है कि कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर वो इंक्रीज़ करेगा तो उसकी लिविंग के लिए वजह से उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी. क्योंकि जैसे ही हमारे यहाँ हम क्या करते हैं, अपना कंजप्शन को इंक्रीज़ करते हैं, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होता है, तो हमको कंजप्शन पे जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो भी ज़्यादा होगा. तो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या करता है, यही रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट कह रहा है आपका ऑल द कमोडिटीज़ प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन द इकॉनमी आर इंक्लूडेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर. नो, जो भी कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही हैं और कंज्यूम हो रही है, हम सारे को नहीं ले सकते, क्योंकि इंडेक्स नंबर क्या है, वो स्पेसिफाइड केस में ही हम इंडेक्स नंबर ले सकते हैं. हर एक कंडीशन पे हम इंडेक्स नंबर यूज़ नहीं कर सकते. नेक्स्ट कह रहा है द होलसेल प्राइस इंडेक्स. द होलसेल प्राइस इंडेक्स इज़ यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द कंट्री. यस, क्योंकि
होल सेल प्राइस देखिए 2 टाइप के होते हैं, रिटेल प्राइस होता है एंड होल सेल प्राइस। ये सारे क्या होते हैं, दे ऑल आर यूज टू सी द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, कि हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ये सब को देखने के लिए हम इन सारे को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, now the next topic is, after the limitations of the index number, the next topic is methods of the constructing the index number. So what are the different methods of the constructing the index number? So it is the various method of to prepare construct or index number can be classified as, ठीक है, जो various method है index number को prepare करने का वो क्या है आपका, एक है अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर, ठीक है, 2 टाइप्स के हो गए आपके, अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर एंड सेकेंड वन इज वेटेड इंडेक्स नंबर। अब अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर को हम लोग 2 में डिवाइड करते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, ठीक है, 2 में डिवाइड किया हमने, अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर और दी वेटेड इंडेक्स नंबर। फिर हमने अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर को 2 में डिवाइड किया, पहला आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड सेकेंड वन इज सिंपल एवरेज ऑफ द प्राइस रिलेटिव मेथड। नेक्स्ट है आपका वेटेड इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर को भी दो में डिवाइड करते हैं, पहला है आपका वेटेड एवरेज ऑफ द प्राइस रिलेटिव मेथड एंड द वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, राइट। क्या हो गया आपका, 2 हो गया आपका बेसिकली मेथड्स ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर में, अनवेटेड और सिंपल और द वेटेड इंडेक्स। अब इसको क्या है 2 में डिवाइड किया गया, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ द प्राइस रिलेटिव मेथड। वेटेड इंडेक्स नंबर को भी 2 में डिवाइड किया गया, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड एंड वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, राइट। अब हम क्या करेंगे, इन सारे को 1 by 1 पढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, थॉरोली पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है पहला आपका अनवेटेड सिंपल इंडेक्स नंबर, अनवेटेड सिंपल इंडेक्स नंबर, ठीक है, ये क्या कह रहा है, सो इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अनवेटेड और द सिंपल इंडेक्स नंबर ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर हम जब क्या करते हैं कंस्ट्रक्ट करते हैं अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर में, तो जो भी आइटम है सीरीज के उनको क्या है इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, नो स्पेसिफिक वेटेज इज गिवन टू एनी आइटम्स ऑफ द सीरीज, कोई भी स्पेशल वेटेज किसी भी आइटम को नहीं दिया जाता। इसमें क्या है, जितने भी आइटम है सीरीज में दे ऑल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, वो सारे ही क्या है इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ऑल आइटम्स आर अज्यूम्ड टू बी इक्वली इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक वेटेज नहीं है, एज वेल एज बिकॉज ऑल आइटम्स आर अज्यूम्ड, जितने भी आइटम्स हैं उनको कैसे अज्यूम किया जा रहा है इक्वली इम्पॉर्टेंट, वो सारे ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो दीज आर दी कंस्ट्रक्टेड बाय दी फॉलोइंग मेथड, ये क्या होता है 2 मेथड से कैलकुलेट किया जाता है, पहला है आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, नेक्स्ट है आपका सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, ठीक है। इसको 2 मेथड के थ्रू क्या है कि इसको
कैलकुलेट किया जाता है, पहला आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है, सेकेंड वन इज सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो अभी सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे, पहला हम पढ़ेंगे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, सो दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज एक्चुअल प्राइस मेथड। इस मेथड को क्या है, हम एक्चुअल प्राइस मेथड भी बोलते हैं। सो इट इज अ सिंपल मेथड टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर्स। तो ये बहुत सिंपल मेथड होता है टू कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर। तो इसको हम और क्या बोलते हैं, एक्चुअल प्राइस मेथड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एक्चुअल प्राइस मेथड। तो ये क्या कह रहा है, दिस नंबर इज ऑल्सो नोन एज एक्चुअल प्राइस मेथड। इट इज सिंपल मेथड टू कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर। ये बहुत सिंपल मेथड होता है इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने का। इन दिस मेथड एग्रीगेट प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द करंट ईयर। ठीक है, जो भी एग्रीगेट प्राइस दी है करंट ईयर की, एग्रीगेट मीन समेशन, तो एग्रीगेट प्राइस ऑफ द करंट ईयर को हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, और बेस ईयर को हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इन दिस मेथड एग्रीगेट प्राइस ऑफ द कमोडिटीज इन द करंट ईयर दैट इज समेशन P1 आर डिवाइडेड बाय द एग्रीगेट प्राइस ऑफ दिस कमोडिटी इन द बेस ईयर। जो भी हमने बेस ईयर लिया है उस कंटेक्स्ट पे, उस क्वेश्चन में, उस सिचुएशन में जो भी हमने बेस ईयर लिया है उससे इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, P0। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। तो हो गया आपका P01 विच इज इक्वल टू समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। ठीक है, ये आपको आपका क्वेश्चन का फॉर्मूला पता चलिए क्या है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में एक्चुअल प्राइस मेथड भी इसको बोलते हैं। तो ये बहुत सिंपल मेथड होता है क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने का। ठीक है, इसका क्या है, एक्चुअल प्राइस मेथड भी बोलते हैं। तो P1 इज एग्रीगेट ऑफ द एक्चुअल करंट ईयर प्राइस और P0 इज एग्रीगेट ऑफ बेस ईयर प्राइस। करंट ईयर प्राइस से हम डिवाइड किसको कर देते हैं, बेस ईयर को कर देते हैं, और ये किस में एक्सप्रेस होता है, परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है। तो P01 क्या हो गया आपका, 0 इज फॉर बेस ईयर, 1 इज फॉर करंट ईयर। तो समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसमें क्या कह रहा है कि P01 क्या है, इसमें P01 इज प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर रिलेटेड टू द बेस ईयर। ये क्या है, प्राइस इंडेक्स, इसी को बोलते हैं प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर। करंट ईयर का है जो किससे रिलेटेड है, 0 मीन्स बेस ईयर से। समेशन P1 क्या है, सम टोटल ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द करंट ईयर, कि कितनी कमोडिटी जो भी करंट ईयर में, फॉर एग्जांपल अगर 2020 में बात करें, 2020 में कितनी कमोडिटी प्रोड्यूस हुई है, उन कमोडिटी का जितना भी प्राइस हुआ वो है आपका समेशन P1। हम सारी प्राइस को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। P0 क्या है, वो सम है जितनी भी कमोडिटी प्रोड्यूस हुई कब, आपके बेस ईयर। अब जो भी हम अगर फॉर एग्जांपल 2020 में कर रहे हैं, हम बेस ईयर 14-15 ले रहे हैं। हम बेस ईयर कैसा लेते हैं, जहाँ पे कोई भी कंटेंजेंसी, कोई भी फ्लक्चुएशंस ना हुआ हो, दैट ईयर शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द फ्लक्चुएशन। वो क्या होना चाहिए, वो सारे फ्लक्चुएशन से फ्री होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या लेते हैं, P0 मतलब बेस ईयर लेते हैं। तो करंट ईयर इज द ईयर फॉर विच इंडेक्स नंबर आर कंस्ट्रक्टेड। करंट ईयर क्या होता है, वो ईयर होता है जिस ईयर में इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट हो रहा है। नेक्स्ट कह रहा है बेस ईयर। बेस ईयर इज द ईयर ऑफ रेफरेंस with which the extent of change in the current year is measured। ठीक है, ये क्या होता है, ये ईयर ऑफ रेफरेंस होता है, with which जिसके साथ क्या है, जो एक्सटेंट है चेंज इन द करेंट ईयर, की जो भी चेंज हुआ है करंट ईयर में इज मेजर्ड, उसको हम क्या करते हैं, उसके पर्सपेक्टिव में हम स्टडी करते हैं। तो आफ्टर दैट वी विल डू सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस which is related to the unweighted index number, or the in that we have to study two. First one is simple aggregative method, and the second one is simple average of the price relative method. So in the simple aggregative method, it is also called the actual price method,
and P01 it is the price index which is equal to summation P1 upon summation P0 into 100. So let's do some numerical questions related to this topic. Okay, the question is given here. Construct index number for 1999 taking 1985 as the base year from the following data. ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन है आपका कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर, आपको इंडेक्स नंबर यहाँ पे बनाना है, राइट। और जहाँ पे आपका 1999 क्या है, वो करंट ईयर है और 1985 आपका क्या हो जाएगा, बेस ईयर हो जाएगा। तो इसमें जो भी सारे कॉमोडिटीज, प्राइसेस इन 1985 रुपीस में है प्राइसेस, एंड प्राइसेस इन 1999। कितना है, 1 2 3 4 5 6, A B C D, A B C D E F. These all are the commodities. A B C D E F. 8, 15, 12, 10, 10, 12.5. 1999 में क्या है, 10, 21, 36, 14, 12 और 17, राइट। अब आपको सेम क्या करना है, आपका फॉर्मूला क्या था, P01 इक्वल टू समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था, राइट। समेशन P1 का मतलब क्या है, ये जो 1999 हो गया वो आपका क्या हो गया, P1 हो गया, और 1985 क्या हो गया, P0 हो गया। अब इसको क्या करिए, आप पूरा सम कर लीजिए। 1999 में क्या है, 10, 21, 36, 14, 12, 17। 85 में 8, 15, 12, 10, 10, 12.5। समेशन P1 निकालिए, समेशन P1 आप समझ गए होंगे, इसको पूरा सम करिए और इधर समेशन P0 निकालिए, कैलकुलेट करिए कितना वैल्यू आ रहा है। देखिए P1 आ रहा है आपका ₹110, राइट, और आपका P0 आ रहा है 67.5 रुपीज, ठीक है, ₹67.5। दोनों वैल्यू आपको पता चल गई। जस्ट पुट डाउन दीज वैल्यू इन दी फॉर्मूला, फॉर्मूला पे बस ये दोनों वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं था इसमें। बस आपके पास बेस ईयर दिया होगा, करंट ईयर दिया होगा, आपको फॉर्मूला पता है P1 और P0, बस फॉर्मूला को देखिए। P1 मतलब समीशन P1 का मतलब क्या है, P1 मीन्स करंट ईयर, P0 मीन्स बेस ईयर, आगे आपका एग्रीगेट की साइन लगी है, पूरा सम कर दीजिए, वैल्यूज इस पे पुट कर दीजिए। P1 आपका कितना है, 110, 67.5 इंटू 100, इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 162.96, 162.96। अब इसका मतलब इंटरप्रिटेशन इसका यही होगा कि द प्राइस इंडेक्स कितना हो गया, 162.96 shows that there is net increase in 62.96%। पहले आपका क्या है, क्योंकि बेस ईयर आपको मैंने बताया था, बेस ईयर हम लोग 100 ले रहे हैं, जब हम बेस ईयर 100 ले रहे हैं तो हम ये बताएंगे कि 62.96% क्या हुआ है, देयर इज नेट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो कमोडिटी है उसकी प्राइस में क्या हुआ है, इन 1999 में हम बेस ईयर में कितना लिए थे, बेस ईयर में हम अज्यूम कर लिए कि आपका 100 है, तो हम ये बोलेंगे कि करंट ईयर में ये 62.96% इंक्रीज हुआ। जब भी आपके क्वेश्चन में आए ये आपका 180 आए तो मतलब 80% इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हम हमेशा 100 के साथ ले रहे हैं। 100 क्या है, बेस ईयर में ले रहे हैं,
और ये आपका करंट ईयर, मतलब 1999 में आपका 62.96 आपका जो भी प्राइस है कमोडिटी का वो इंक्रीज हो. सो दिस इज दिस वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द सिंपल एग्रीगेटिव मेथड. ओके.